नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी मस्त पढ़ाई चल रही होगी। साथियों, आज बीएससी थर्ड सेम केमिस्ट्री में हम चर्चा करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। ट्रांजिशन एलिमेंट में जो सीरीज़ है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़, इनके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। यही वाला जो पार्ट है ये क्लास 12th के लिए भी है। वैसे क्लास 12 में भी पढ़ा होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें। बड़ा मतलब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। कॉन्सेप्ट आपके अगर क्लियर हैं तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन बने उसके आंसर आप आराम से दे सकते हो। मतलब रिलेटेड है, आप एक क्वेश्चन याद करोगे उसके साथ में आगे वाले क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते जाएंगे। सबसे पहले बात करें अपन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है। इनमें जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम क्या हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो नाम जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में अपन स्कैंडियम से जिंक तक चलते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। 21 से लेकर 30 तक इनका एटॉमिक नंबर है। जब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपको एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो बाकी सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। ओके, 4s2, 3d1 अब्बो रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं अपन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसके बाद अगर आप फाइनल कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो वो भी इस तरीके से लिख सकते हो। किस तरीके से लिखना रहता है कि 1s2 आर्बिट वाइज है ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 लिखा, 3p6 लिखा और 3p6 के बाद पहले क्या लिखेंगे 3d1 और ये 4s2। ओके, ये चीज़, ये कंडीशन रहती है। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे तो उस टाइम पे पहले 4s के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर 3d के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 3d और 4s के एनर्जी लेवल में बहुत कम डिफरेंस है साहब। ठीक है, इनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में संक्रमण तत्वों में 3d और 4s जो 3d और 4s ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल में बहुत कम अंतर है। अब यदि आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का आता है तो आगे कुछ नहीं करना, यहाँ से यहाँ तक तो सेम है, D2 कर दिया, यहाँ से यहाँ तक सेम है, D3 कर दिया, यहाँ से यहाँ तक सेम है। यहाँ पर ये एक्सेप्शन से याद रखना पड़ेगा क्रोमियम का, और एक एक्सेप्शन याद रखना पड़ेगा आपको कॉपर का। बाकी सीक्वेंस में चल रहे ये सेम है। 3d5 लिख दिया, 4s2 3d5 मैग्नीज का। यहाँ पर क्या होना चाहिए 3d4, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s से कहाँ पे चला गया, 3d में चला गया, तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4s1 3d5 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक सेम है 3d6, यहाँ से यहाँ तक सेम कॉन्फ़िगरेशन 3d7, यहाँ से यहाँ तक सेम कॉन्फ़िगरेशन 3d8। ओके, फिर वापस यहाँ पे एक्सेप्शन होना क्या चाहिए, यहाँ पे 4s2 3d9 होना चाहिए अब्बाओ के रूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन होता क्या है 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा 3d में चला जाएगा, और 3d में 3d9 की जगह क्या लिखना है आपको 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो 4s1 3d10 और लास्ट वाला 4s2 3d10 हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर साहब? अब क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे इसमें कि Fe2+ तथा Fe3+ इनमें कौन जो है अणुचुंबकीय है, कौन क्या है अणुचुंबकीय। अणुचुंबकीय को अंग्रेजी में कहते हैं डायमैग्नेटिक, कहते हैं डायमैग्नेटिक। ओके, और अणुचुंबकीय को क्या कहते हैं, सॉरी पैरामैग्नेटिक। अणुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक कहते हैं। और प्रतिचुंबकीय को डायमैग्नेटिक कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? अणुचुंबकीय मतलब होगा क्या, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। जैसे आयरन का लिख रहे हो आप साहब, Fe का Fe26 होता ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ओके, और 3d6 और 4s2, ये आयरन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया साहब। ऑर्बिट वाइज जमा दिया, कक्षा वाइज जमा दिया मैंने। होगा क्या कि ये Fe2+ की बात करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन किसके, कौन से वाले निकलेंगे, ये वाले निकलेंगे साहब s वाले। ये वाला दो इलेक्ट्रॉन निकले तो Fe2+ में अपनों ने 3d6 तक ही लिखा। बात समझ में आ गई? अगर Fe3+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन और निकलना तो 4s के तो दो निकल गई, एक 3d में से भी निकला तो कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या आ जाएगा 3d5 आ जाएगा। अब यहां पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अधिक पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो यदि अपन D6 और D5 की बात करेंगे तो D में ऐसे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे,
एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सब में भरा जाता है, फिर पेयरिंग होती है, फिर होता है युग्मन। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये है D6 कॉन्फ़िगरेशन। 1 2 3 4 5, इसमें ये D5 कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 4। 1 2 3, ये तो पेयर्ड जुड़ा हो गया। तो यहाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो साहब कौन ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा? यहाँ पर पैरामैग्नेटिक या ये जो है अणुचुंबकीय ज़्यादा कौन होगा? Fe3+ होगा। Fe2+ में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि Fe3+ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी, वह उतना ही ज़्यादा क्या होगा? अणुचुंबकीय होगा, बोले तो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। अतः Fe3+ में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अधिक स्थायी होगा। Fe3+ ज़्यादा स्टेबल होगा। Fe3+ में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। यही क्वेश्चन है कि Fe2+ जबकि Fe3+ स्थायी है, क्यों है? यहाँ पर D5 मतलब हाफ फील्ड भरा हुआ है, d ऑर्बिटल्स। कैसा भरा हुआ है? हाफ फील्ड भरा हुआ है, अर्धकक्षक व पूर्ण कक्षक। तो होता क्या है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो या तो फिर D5 या फिर D10 कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसा होता है साहब? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो Fe3+ में कौन सी कंडीशन आ रही? D5 वाली कंडीशन आ रही। D5 वाली मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो Fe3+ क्या होगा? स्थायी होगा। Fe2+ में क्या है? न तो हाफ फील्ड है न फुल फील्ड है, ये क्या है? इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट बोले तो अपूर्ण है, तो ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ये भी स्टेबिलिटी को चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन और दे दे तो D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो चूंकि अर्धकक्षक मतलब हाफ फील्ड है ना, हाफ फील्ड ऑर्बिटल वह फुल फील्ड ऑर्बिटल रखने वाले स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। Fe3+ में D कक्षक, D ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड होता है, जिसके कारण यह स्टेबल होगा, जबकि Fe3+ में D कक्षक, Fe3+ में जो D कक्षक है ना, Fe3+ में D कक्षक हाफ फील्ड है। Fe2+ में D कक्षक, ये Fe2+ के लिए ये कंडीशन देखेंगे, Fe2+ में D कक्षक यहाँ इनकम्प्लीट है। ओके, मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से बहुत सारे रीजन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं साहब। कौन से क्वेश्चन बनते हैं? रीजन टाइप। अगर आपको किसी भी एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो साहब वो पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। कलर्ड आयन होगा, है ना। अणुचुंबकीय बोले तो पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय बोले तो डायमैग्नेटिक। ओके, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, याद रहेगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अणुचुंबकीय होगा, रंगीन आयन होगा, क्रियाशील होगा, ये सारी चीजें होगी। और अस्थायी होगा, अनस्टेबल। जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोले तो अकेला इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन। युग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब जोड़े में इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिटल में, किसमें? जोड़े में इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर डी की बात कर रहे हैं अपन, है ना। इसको क्या कहेंगे? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। युग्मित इलेक्ट्रॉन में डायमैग्नेटिक है, रंगहीन मतलब कलरलेस आयन होगा, और क्या होगा? अक्रियाशील होगा। क्या होगा साहब? अक्रियाशील। अक्रियाशील मतलब जो रिएक्शन नहीं करेगा, और ये क्या होगा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ये D10 कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, किसी के साथ क्रिया करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, डायमैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने क्वेश्चन है कि Ti3+ बैंगनी। बैंगनी बोले तो मतलब सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। ये जो लाइन लिखी हुई ना, ये क्यों कलरलेस है, ये कलरलेस है, सारा पेयर्ड और अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित बोले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड, और युग्मित बोले तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड मतलब जोड़े में। अब जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन हाजिर हुआ है कि Ti3+ बैंगनी है, ओके, वायलेट है, जबकि Ti4+ कलरलेस है, रंगहीन है। ऐसा क्यों हो रहा है साहब? कलरलेस क्यों है साहब Ti4+?
मेरी बात समझना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा। तो जब हम टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं तो इसके लिए हम टाइटेनियम का क्या लिखते हैं 22 और 22 लिख रहे हैं, लास्ट में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3p6 के बाद में क्या लिखेंगे, 3p6 के बाद में इसमें लिखेंगे 3d2 और 4s2 ये लिखेंगे। अब जब आप टाइटेनियम का 3+ की बात करेंगे, टाइटेनियम 3+, तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन से निकलेंगे, 2 तो एस के निकलेंगे और एक इसका निकलेगा। तो जब आप जो है इसका टाइटेनियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3d1 4s 0 आ जाएगा। यहाँ पर 3p6 तक तो एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ तक तो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ही रहेगा। अब जब आप टाइटेनियम 4+ की बात करोगे, टाइटेनियम 3+ में आपको डी में क्या मिल रहा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है साहब, एक अनपेयर्ड मिल रहा है। जब आप टाइटेनियम 4+ में जाओगे साहब तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 3p6 तक लिखेंगे ऐसे कैसे, और लास्ट में क्या होगा 3d0 4s0। मतलब टाइटेनियम 4+ में डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ओके, 3p6 के बाद में 3d0 और 4s0 लिखा जाएगा, इसमें 3d1 और 4s0 आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है तो साहब टाइटेनियम 4+ क्या होगा, कलरलेस होगा। क्या होगा, कलरलेस। और साहब ये डाईमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा, तो साहब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको क्या कहूँगा मैं, डाईमैग्नेटिक कहूँगा। क्या कहूँगा, डाईमैग्नेटिक। और Ti3+ को क्या कहूँगा मैं, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब बोले तो अणुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक बोले तो अणुचुंबकीय। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी साहब आपके। तो यही है कि Ti3+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, Ti3+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये सवाल साहब मेरी बात समझ में आ गई, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जबकि Ti4+ में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। Ti3+ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने के कारण बैंगनी रंग का होता है और यह विजिबल लाइट में दृश्य क्षेत्र के प्रकाश को एब्जॉर्व करके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करता है। ठीक है, तथा इनमें डी ट्रांजिशन होता है, डी संक्रमण होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से जब निम्न ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन रहता है उच्च हायर एनर्जी लेवल में चला गया और जब लोअर एनर्जी लेवल में आएगा वापस, तब वो कुछ एनर्जी इमिट करेगा और वही कलर के रूप में आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये साहब ये कहानी है। अब आपके सामने ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि कौन रंगीन है कौन सा रंगहीन है। क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है साहब, आपके सामने दिया हुआ। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। आप किसी भी आयन को रंगीन रंगहीन बता सकते हो, कलरलेस, ये बात आप चर्चा कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट लिख रखा है यहाँ पे आयन का कॉन्फ़िगरेशन। जैसे टाइटेनियम की बात करूँ तो यहाँ टाइटेनियम का कितना 22 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या लिखूँ भाई साहब यहाँ पे 3d2 और 4s2। ओके, जब टाइटेनियम 3+ की बात आ रही है, की बात आ रही, टाइटेनियम 3+ की बात आएगी तो 2 इलेक्ट्रॉन तो s के ये निकलेंगे और मतलब इसको अरेंजमेंट कर देना ऑर्बिट वाइज तो अपने को मालूम रहे कि किसके इलेक्ट्रॉन आपको निकालने। तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का निकलेगा, तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 3d1 आ जाएगा। 3d1 आ जाएगा मतलब डी में जो है आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जैसे ही वैसे ही क्या होगा, रंगीन होगा, कलर्ड आयन होगा। मेरी बात समझ में आई। फिर चलते कापर प्लस, तो कापर का 29 होता है, तो कापर में 3d10 4s1 कॉन्फ़िगरेशन होता है कापर का। ओके, लेकिन Cu+ की बात करेंगे तो एक 4s का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 4s0 हो जाएगा। अब 3d10 कॉन्फ़िगरेशन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 0 होंगे, तो ये क्या होगा, कलरलेस होगा। क्या होगा, कलरलेस, डाईमैग्नेटिक होगा। ओके, स्टेबल होगा। ये सारी बातें। क्रोमियम 3+, क्रोमियम का जब कॉन्फ़िगरेशन साहब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी है साहब। यहाँ पे 3p6 के बाद में क्या लिखेंगे अपन, क्रोमियम का लिखेंगे अपन 3d5 और 4s1 क्रोमियम का। अब जब 3+ की बात आ रही है, किसकी बात है, 3+ की, तो हम जो है इलेक्ट्रॉन एक तो कहाँ से निकलेगा, एस से निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से। तो Cr3+ का जो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वो क्या लिखेंगे,
एक यहाँ से और दो यहाँ से निकलेंगे, तो 3d3 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और 3d3 मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 3d3 में। कितने आ रहे हैं? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 2 3, और 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा साहब? ये रंगीन होगा। क्रोमियम 3+ क्या होगा? रंगीन होगा साहब। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो और आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब हम बात करें स्कैंडियम की। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3+ नहीं, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। बच्चे कहीं लिखाऊंगा आप ही 3p6 के बाद में, हमारी बात सुनो साहब, 3p6 के बाद में इसमें लिखेंगे 3d1 और 4s2 कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम का। लेकिन हमें स्कैंडियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, मतलब 3p6 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। मतलब डी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। स्कैंडियम 3+ क्या होगा? कलरलेस होगा। क्या होगा? कलरलेस, रंगहीन होगा। आगे बात करा साहब वेनेडियम 2+। तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, वेनेडियम का क्या होता है? 23 होता है एटॉमिक नंबर। तो जब 23 है ना, तो लास्ट में क्या लिखते हैं? 3d3 और 4s2 लिखते हैं। लेकिन जब वेनेडियम 2+ की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर हो जाएंगे? s के बाहर हो जाएंगे, तो 4s0 भी जाएगा साहब। और ये d3 मतलब d में 3 आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 1 2 3। तो ये जो होगा आयन रंगीन होगा, कलर्ड आयन होगा। आगे बढ़ा साहब, जब हम Fe3+ की बात करेंगे साहब, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6, 3d6 की तो बात करेंगे साहब, और 3d6 लिखा हुआ है। फिर लास्ट में क्या लिखें? 4s2 लिखें। अब यहाँ पे Fe3+ की बात आ रही है, तो यहाँ पर मिस्टेक सही कर देना। 3 इलेक्ट्रॉन कम करने, तो 2 तो यहाँ से किए तो 4s0 हो गया, और 3d6 की जगह क्या हो जाएगा? 3d5 हो जाएगा। और हम 3d5 का अपन ये बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो साहब ये कलर्ड आयन है। Fe3+ कौन सा आयन है? कलर्ड आयन है। तो आपके एग्जाम में साहब कौन से भी क्वेश्चन बने कि साहब ये कलर्ड आयन है या कलरलेस आयन है, तो आप बता सकते हो। कलर बोले तो रंगीन, कलरलेस बोले तो रंगहीन। ये तो आपको जानकारी होगी साहब। आगे बढ़ा साहब, अब ऐसे ही और क्वेश्चन भी आ रहा है मजेदार। आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है कि Cu+ रंगहीन है, जबकि Cu2+ रंगीन है। क्यों भाई साहब? एक को क्यों बोल रहे हैं रंगीन और एक को क्यों बोल रहे हैं आप रंगहीन? हमारी मर्जी है साहब, जिसको बोले उसको बोले, नहीं बोले तो साहब ये रंगहीन है और ये है रंगीन। तुक्का कुछ नहीं लगेगा, आपको आना चाहिए कापर का कॉन्फ़िगरेशन। कापर का 29 का क्या लिखते हैं अपन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और क्या लिखूँ साहब लास्ट में? इसका लास्ट में 3d10 और 4s1 कॉन्फ़िगरेशन लिख लूँ। ओके, ये होगा साहब। अब होगा ये है कापर के लिए, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँ कि 4s1 और 3d10 लिखा आप लोगों ने। तो जब Cu+ लगाया तो एक इलेक्ट्रॉन निकला किसका? 4s का निकला, तो यहाँ पे 4s0 आ गया। इसको चाहो तो बाद में लिख सकते हो 4s0। अब d10 कॉन्फ़िगरेशन है। d10 कॉन्फ़िगरेशन मतलब साहब d में जो है सभी इलेक्ट्रॉन जो है क्या है साहब? पेयर्ड है। सभी इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर? पेयर्ड है। और पेयर्ड है तो ये क्या हो जाएगा साहब? रंगहीन। रंगहीन बोले तो कलरलेस आयन, कलरलेस आयन हो जाएगा। अब यहाँ पर Cu2+ में क्या किया? यहाँ पर होगा साहब ये कि d10 कॉन्फ़िगरेशन था और 4s1 कॉन्फ़िगरेशन था। किसका? कॉपर का। अब 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो 4s से कम किया और एक इलेक्ट्रॉन 3d से कम किया, तो 3d में क्या हो जाएगा साहब? 3d में हो जाएगा 9, 10 की जगह 9 आ जाएगा। अब 3d9 जब आ रहा है, तो 3d9 जब आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 साहब 8 ने आपने मलियो है यो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण ये वाला आयन हो जाएगा कलर।
क्या हो जाएगा, कलर आयन है। तो साहब ये आपकी थ्योरी में यही तो लिखा हुआ है कि Cu+ में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, Cu+ में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, जिसके कारण यह कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, तथा क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, बोले तो डायमैग्नेटिक होता है। जबकि Cu2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण, Cu2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ये क्या होगा, कलर्ड होगा, और साहब ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अणुचुंबकीय बोले तो पैरामैग्नेटिक। हमारी बात समझ में आई। और भी आपके सामने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है हाजिर, इनको बताओ कि मेरी बात समझ में आया ना। आप इसमें कौन सा कलर्ड है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, स्टेबल है, नॉन स्टेबल है, उसके लिए कौन सी लाइन याद रखोगे। चाहो तो आपको जो है एक बार और बता देता हूं साहब, सिर्फ आपको ये वाली लाइन याद रखना। ये वाली लाइन हर जगह काम में आएगी। पेयर्ड ये जो युग्मित बोले तो पेयर्ड, सिर्फ अतरी सी बात याद रखनी कि पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कहानी स्टार्ट हो जाएगी कि अनपेयर्ड है तो अणुचुंबकीय है, पैरामैग्नेटिक है, रंगीन बोले तो कलर्ड आयन है, नॉन रिएक्टिव है, रिएक्टिव है, क्रियाशील है मतलब, और अनस्टेबल है। इसके लिए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे तो वो वाले जो आयन्स होंगे वो क्या होंगे, प्रतिचुंबकीय होंगे, बोले तो डायमैग्नेटिक है, रंगहीन है, कलरलेस आयन है, अक्रियाशील है, नॉन रिएक्टिव है, और स्टेबल है। ये वाली लाइन की भैया ये आयन डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड पेयर्ड चेक कर लो। ये वाला भैया रंगीन है, रंगहीन है, अनपेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक कर लो। ये वाला क्रियाशील है, अक्रियाशील है, रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव आयन्स है, पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो। ये अनस्टेबल स्टेबल है, अनपेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो। यह है कहानी साहब, नहीं आई समझ में, आई जाएगा। तो ऐसे ही आपके सामने कुछ एग्जाम्पल और हाजिर है। सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक जो आयन का अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, इससे पहले इसके जो मेन एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, उसके बाद में इसको आयन से क्या लिखेंगे। जैसे टाइटेनियम का अपन टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम 22 होता है एटॉमिक नंबर, इसका लिखना आता है अपने को, यहाँ तक लिखेंगे। और टाइटेनियम का क्या होता है, 3d2 4s2 होता है। तो टाइटेनियम 3+ की जब बात चल रही है तो 3+ में क्या करेंगे साहब, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके कम कर देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इसके कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3d1, बोले तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोले तो कलर आयन। Cu+ कापर का मालूम है अपने को, कापर का 3d10 4s1 होता है। तो Cu+ मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम, तो पहले इलेक्ट्रॉन किसका निकालेंगे, 4s का, तो 4s0 हो जाएगा साहब। Cu का 4s1 था, 3d10 4s, Cu+ का 4s0 आ जाएगा। 0 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन साहब, ये कलरलेस है। क्रोमियम 3+ साहब अटा से अटा तक ऐसे कैसे चले गया, 3p6 Cr3+, क्रोमियम 3+, ओके। तो क्रोमियम 3+ लिखा हुआ 2+, ठीक है, 3+ दिख रहा है मुझे। तो क्रोमियम का क्या लिखते हैं लास्ट में अपन, 3d5 और 4s1 लिखते हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन कम करने, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से कम किया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम किया, तो 3d3 कॉन्फ़िगरेशन होगा। 3d3 कॉन्फ़िगरेशन है तो साहब इसमें गलत लिख दिया है ना, 3d को पहले लिख रखा, वो 3d सही नहीं है, 3d को बाद में लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कलर्ड है। 3d को बाद में लिखना है ना, पहले नहीं लिखना। स्कैंडियम 3+, इसके लिए क्या है, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन मालूम है ना अपनों को, 3d1 और 4s2। तो 3d1 और 4s2 के इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या बचेगा, 3p6, और 3p6 में मतलब 3d0 आ जाएगा ना। तो 3d अगर 0 आ गया तो क्या होगा, रंगहीन होगा। 3d 0 आ जाएगा तो रंगहीन होगा। अब वेनेडियम 2+ की बात करते साहब, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम 23 मतलब 3d3 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो 2+ लगा हुआ था, ये चीज़ हो गई। चलिए ये तो बता दिया था शायद, ये भी बता दिया था, डबल रिपीट हो गया साहब। अब कुछ एग्जाम्पल ये रहे साहब, टाइटेनियम 3+, Zn2+, Ti4+, Fe2+ में कौन सा अणुचुंबकीय होगा। तो टाइटेनियम को मालूम है ना अपने को, टाइटेनियम का लास्ट में क्या होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम 3d2 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो 3d1 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। Zn2+ लास्ट में क्या होता है, 3d10 4s2 होता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 4s के कम हो गए तो 3d10 कॉन्फ़िगरेशन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
टाइटेनियम 4+ 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वेनेडियम 3+ 2 अनपेड, वेनेडियम स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो 3d3 टाइटेनियम का है ना, इसके 3d2 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होता है टाइटेनियम का। अब टाइटेनियम 4+ की बात करें तो ये चारों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 3d0 4s0 आ जाएगा, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अरे कहाँ पे चले टाइटेनियम, वेनेडियम की बात करें ना साहब, वेनेडियम, चलिए वेनेडियम 3+, वेनेडियम का क्या होता है, लास्ट में अपन क्या लिखते हैं, वेनेडियम के लिए बात करेंगे। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3 और 4s2, 3+ लिखा हो ना तो 2 तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ऐसे और एक यहाँ से, तो बचेगा 3d2, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। Fe2+ की बात करें, Fe का होता है आयरन का, अगर 2+ नहीं लिखे तो आयरन का क्या होता है 3d6 4s2 होगा। अब जैसे 2+ लगा के 2 इलेक्ट्रॉन 4s के कम कर लो तो 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और यदि 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है साहब तो कई वेवेगा कि 1 2 3 4 5 और 6 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 4। अब अणुचुंबकीय बोले तो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इनमें कौन ज़्यादा है, Fe2+, क्यों है, इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। वेनेडियम 3+, क्यों है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम 3+, इसमें 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो कौन है साहब इसमें ज़्यादा पैरामैग्नेटिक, कौन है ज़्यादा, जिसमें जितने ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो उतना ज़्यादा अणुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक, Zn2+ और टाइटेनियम 4+ क्या है, इनमें 0 0 इलेक्ट्रॉन है, ये डायमैग्नेटिक होंगे। ओके, तो ये चीज़ हमने आज क्लियर कर दी। अब है क्वेश्चन आपके सामने, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वगैरह। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं साहब। एक क्वेश्चन और कर देते हैं। तो संक्रमण तत्वों में देखो एक एग्जांपल दिया है आपके सामने, मैग्नीज का, मैग्नीज 25 का, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल, 4s2 3d5 लिखा हुआ है। इन दोनों की एनर्जी में बहुत कम अंतर हैं, बहुत कम डिफरेंस हैं। अगर बात करें कि वे तत्व जिनके परमाणुओं के एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम 2 कक्ष अपूर्ण होते हैं, साहब मैग्नीज की बात करें तो अंतिम 2 कक्ष मतलब तीसरी थर्ड ऑर्बिट भी इनकम्प्लीट है और फोर्थ भी इनकम्प्लीट है, दोनों ही इनकम्प्लीट दिख रही है, क्योंकि डी की कैपेसिटी है 18 इलेक्ट्रॉन भरने की, तो 6 और 2 8 और 8 और 5 कितने हो रहे हैं, इसमें तो 13 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं मैग्नीज में, और 4s की कैपेसिटी होती है 4 ऑर्बिट की जो कैपेसिटी, चौथी कक्षा की जो ऑर्बिट कैपेसिटी होती है वो 32 इलेक्ट्रॉन भरने की होती है, तो दोनों ही इनकम्प्लीट है। तो जब दोनों इनकम्प्लीट हो तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हीं को अपन ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो वे तत्व जिनके परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम 2 ऑर्बिट इनकम्प्लीट होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ तृतीय कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तथा चतुर्थ कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 32 की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, परंतु इनमें तृतीय कक्षा में कितने, इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, और चतुर्थ कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 2 कक्षा अपूर्ण है साहब। इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में पाया जाता है, ठीक है साहब। अतः ट्रांजिशन एलिमेंट डी समुदाय के एलिमेंट्स होते हैं। 2 डिफरेंट समुदायों के मध्य, डिफरेंट कौन से, एस और पी, और एस जो है वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और पी जो होते हैं नॉन मेटल, इन के बीच की कंडीशन है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट से कहते हैं इनको। भिन्न समुदायों के मध्य ट्रांजिशन एलिमेंट का अर्थ है सेतु, ब्रिज। संक्रमण तत्व मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट 2 विपरीत गुणों वाले एस तथा पी ब्लॉक एलिमेंट्स के मध्य संक्रमण का कार्य करते हैं। आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में प्रारंभ में एस ब्लॉक के तत्व, तत्पश्चात डी है, फिर क्या है, पी ब्लॉक के तत्व रखे गए। जिंक कैडमियम मरकरी को अप्रारूपी, है ना, बाकी सभी को प्रारूपी, जिंक कैडमियम मरकरी को अप्रारूपी संक्रमण तत्व कहते हैं, जबकि अन्य संक्रमण तत्वों को प्रारूपी संक्रमण, क्योंकि जिंक कैडमियम मरकरी में क्या हुआ, डी फुलफिल है उसमें। जैसे जिंक का लास्ट में 3d10 कॉन्फ़िगरेशन, 4d10 और 5d10 कॉन्फ़िगरेशन आता है मरकरी का, 3d10 4d10 5d10 कॉन्फ़िगरेशन का आता है, तो डी फुलफिल है तो उनको अप्रारूपी कह रहे हैं, बाकी को प्रारूपी। सभी संक्रमण तत्व अपूर्ण डी, सभी, जबकि जिंक कैडमियम मरकरी में डी कक्षकों का पूर्ण होना है, जबकि अन्य सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल रखते हैं।
किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होता है वह उस समुदाय का तत्व कहलाता है। जैसे डी ब्लैक एलिमेंट तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है, एस ब्लैक एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, पी ब्लैक एलिमेंट लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जा रहा है। संक्रमण तत्वों के परमाणुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 डी 1 से लेकर 10 तक ns12 होता है, जहां n अंतिम कक्षा है। n क्या अंतिम कक्षा है। चलिए साहब यहीं पर एंड करते हैं। इस लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा होगा, आयन के कौन से आयन को क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, कलरलेस, स्टेबल, नॉन स्टेबल, रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी। ठीक है साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।